हेलो। किस्सा अनजाने द्वीप का भाग 2 आगे। कौन सी है वह नाव? वह रही। सफाई पोंछे वाली औरत ने जैसे ही गोदी प्रमुख की उंगली के इशारे का अनुसरण किया, वह पीपों के पीछे से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, वही मेरी वाली नाव है, वही मेरी वाली नाव है। स्वामित्व के उसके इस अप्रत्याशित एवं सर्वथा नाजायज दावे को नजरअंदाज करते हुए कहा जा सकता था कि यही वह नाव थी जिसे उस औरत ने भी पसंद किया था। यह तो पालदार जहाज जैसी दिखती है। आदमी ने कहा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, गोदी प्रमुख बोला। इसे पालदार जहाज जैसा ही बनाया गया था। बाद में इसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए गए हैं, लेकिन फिर भी यह पालदार जहाज ही है। हाँ, इसने अपनी पुरानी शक्ल बरकरार रखी है और इसमें पाल और मस्तूल भी हैं। यही तो चाहिए अनजाने द्वीपों की खोज पर निकलने के लिए। अपने आप को और अधिक रोक पाने में असमर्थ सफाई पोंछे वाली औरत बोली, मेरे लिए तो बस यही नाव ठीक है। तुम कौन हो? आदमी ने पूछा। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, मैं सफाई वाली औरत हूँ। मैं समझा नहीं, किसकी सफाई? महल की और किसकी? मैं वही औरत हूँ जिसने तुम्हारे लिए याचिकाओं वाला दरवाजा खोला था। तो फिर तुम कहाँ घूमने की बजाय तो फिर तुम यहाँ घूमने की बजाय महल की सफाई और दरवाजे खोलने का काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एक तो मैं जिन दरवाजों को खोलना चाहती थी वे पहले ही खोले जा चुके हैं, और दूसरे जब से मैं सिर्फ नावों की सफाई करूंगी और दूसरे अब से मैं सिर्फ नावों की सफाई करूंगी। तो सिर्फ तो फिर तुम अनजाने द्वीप की तलाश में मेरे साथ चलना चाहती हो? हाँ, मैं निर्णयों वाले दरवाजे से महल को छोड़ आई हूँ। ऐसा है तो फिर जाकर नाव को अंदर से देख लो। उसे साफ करने की भी जरूरत होगी, लेकिन समुद्री अबाबिलों से बचकर रहना। क्यों, तुम क्या मेरे साथ चलकर अपनी नाव को अंदर से नहीं देखोगे? तुमने तो कहा कि वह तुम्हारी नाव है। वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि नाव मुझे बहुत पसंद आई थी। पसंद का इजहार ही शायद सबसे सुंदर स्वामित्व है, और स्वामित्व शायद पसंद का सबसे बदसूरत इजहार। पसंद पसंद का इजहार ही शायद सबसे सुंदर स्वामित्व है, और स्वामित्व शायद पसंद का सबसे बदसूरत इजहार। गोदी प्रमुख ने इस बातचीत में दखल देते हुए कहा, मुझे इस जहाज के मालिक को चाबियां देनी है। तुम दोनों फैसला कर लो कि मालिक कौन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नावों की भी चाबियां होती हैं? आदमी ने पूछा। नहीं, घुसने के लिए नहीं, लेकिन भीतर अलमारियां, लॉकर और कप्तान के खाते भी तो हैं। यह सब मैं इस औरत पर छोड़ता हूं, आदमी ने कहा, और वह नाविकों की तलाश में वहां से चल दिया। सफाई पोछे वाली औरत ने गोदी प्रमुख के दफ्तर से चाबियां ली और सीधे नाव पर चली गई, जहां दो चीजें उसके खास काम आई। एक तो उसका शाही झाड़ू, और दूसरे आदमी की समुद्री अबाबिलों से बचकर रहने की चेतावनी। नाव तक जाने के तख्ते पर अभी उसने पैर रखा ही था कि अनगिनत अबाबिलें अपनी चोंच खोले जोर से चिल्लाती हुई उस पर झपट पड़ी, गोया कि वे उसे नोच कर ही खा जाएंगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना किससे पड़ा है। सफाई पोछे वाली औरत ने अपनी बाल्टी नीचे रखी, चाबियों को छातियों के बीच घुसाया और तख्ते पर संतुलन साधकर उसने झाड़ू को किसी तलवार की तरह घुमाना शुरू किया, जिसे देखते ही देखते पक्षियों का वह आक्रामक जत्था तितर बितर हो गया। अबाबिलों के गुस्से की वजह उसे नाव तक पहुंचने पर पता चली, जब उसने पाया कि वहां हर जगह अबाबिलों के घोंसले थे, कुछ खाली, कुछ अंडों समेत, और कुछ जिनमें बच्चे चोंचे फैलाए खाने का इंतजार कर रहे थे। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अनजाने द्वीप की खोज में निकलने वाला जहाज मुर्गियों के दड़बे जैसा नहीं दिख सकता, उस औरत ने कहा। खाली घोंसलों को समंदर में फेंकने के बाद उसने बाकी को फिलहाल वहीं रहने दिया और आस्तीनें चढ़ाकर वह जहाज की सफाई में जुट गई। वह कठिन काम जब खत्म हुआ तो उसने पालों के बक्से खोलकर उनका निरीक्षण किया, ताकि पता चल सके कि इतने वक्त तक तेज समुद्री हवाओं के खिंचाव को झेले बगैर उनकी सिलाई किस हालत में है। ये पाल नाव की मांसपेशियों की तरह होते हैं। अगर इनका नियमित इस्तेमाल न हो
तो ये ढीले पड़कर लटक जाते हैं और पालों की सिलाई उनके पुट्ठों की तरह। सफाई वाली औरत ने अपनी समुद्री ज्ञान में होते इजाफे पर खुश होते हुए सोचा। कुछ सिलाइयां खुल गई थी, इन पर उसने सावधानी से निशान लगाया, क्योंकि पिछले ही दिन तक प्यादों के मोजों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल होने वाला सुई धागा इस काम के लिए काफ़ी नहीं था। उसने पाया कि बाकी सारे बक्से खाली हैं। बारूद का बक्सा भी खाली था, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अनजाने द्वीप की खोज पर निकलने के लिए युद्ध जैसी तैयारी की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, उसे इस बात से जरूर चिंता हुई कि खाने के बक्सों में अन्न या भोजन का सामान नहीं था। महल में उसे रूखा सूखा ही नसीब होता था, इसलिए उसे अपनी फिक्र नहीं थी। लेकिन उस आदमी का वह क्या करेगी जो सूरज ढलने के बाद अब किसी भी क्षण लौटेगा, और बाकी पुरुषों की तरह लौटते ही जो भूख के मारे यूं शोर मचाने लगेगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ उसे ही अपना पेट भरने की जरूरत हो। और अगर अपने साथ वह चंद भूखे पेट नाविकों को भी ले आया, तब तो और भी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उसकी चिंताएं अनावश्यक निकली। सूरज अभी समंदर में डूबा ही था कि वह आदमी खाड़ी के दूसरी ओर से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में खाने का सामान था और वह अकेला हतोत्साहित सा चला आ रहा था। सफाई पोछे वाली औरत उसके स्वागत के लिए जहाज के तख्ते तक चली आई, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ सकती कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसने कहा कि घबराओ मत, मैं अपने और तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूं। और नाविक, उसने पूछा, देख तो रही हो कोई नहीं आया। लेकिन कुछ ने क्या बाद में आने का वादा भी नहीं किया? औरत ने पूछा। उन्होंने कहा है कि अब कहीं कोई अनजाने द्वीप नहीं बचे हैं, और अगर बचे भी हों तो वे अपने घरों की सुविधा या बड़े यात्री जहाज़ों का आराम छोड़कर काले समंदर वाले पुराने दिनों की तरह किसी असंभव समुद्री यात्रा पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि समुद्र तो हमेशा ही काला होता है। और तुमने उन्हें अनजाने द्वीप के बारे में नहीं बताया? जब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि वह अनजाना द्वीप कहाँ है, तो मैं उसके बारे में उन्हें कैसे बताता? लेकिन तुम्हें तो यकीन है कि वह द्वीप है। हाँ, उतना ही जितना कि मुझे इस समुद्र के काले होने पर यकीन है। लेकिन इस वक्त जब पानी हरा है और ऊपर का आसमान सुर्ख, मुझे तो यह उतना काला नहीं दिखता। यह सिर्फ छलावा है, वैसे ही जैसे कभी कभी हमें द्वीप पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए से लगते हैं। लेकिन नाविकों के बगैर तुम कैसे काम चलाओगे? पता नहीं। हम लोग यहीं रह सकते हैं। मुझे तो बंदरगाह पर आने वाली नावों की सफाई का काम मिल जाएगा। मगर मैं, तुम्हारे पास कोई हुनर, कोई योग्यता या जैसा आजकल कहते हैं कोई कारोबार तो होना चाहिए। वह मेरे पास था, अब भी है और आगे भी होगा, लेकिन मैं अनजाने द्वीप को ढूंढना चाहता हूँ और इस द्वीप पर पहुंचकर जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्यों तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो? जब तक हम अपने से बाहर न निकलें, हमें पता नहीं चल सकता कि हम कौन हैं। महल में जब राजा के दार्शनिक के पास कोई काम नहीं होता था, तो वह मेरे पास बैठकर मुझे प्यादों के मोजों की मरम्मत करते हुए देखता था और कहता था कि हर आदमी एक द्वीप होता है। लेकिन मैं ठहरी औरत, लिहाजा मुझे लगता है कि उसकी बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। मगर तुम क्या सोचते हो, यही कि द्वीप को देखने के लिए द्वीप से बाहर आना होगा, यानी अपने आप से आजाद हुए बगैर हम अपने आप को नहीं देख सकते। तुम्हारा मतलब है अपने आप से छुटकारा पाए बगैर? नहीं, यह वही बात नहीं हुई। आसमान की सुर्खी जब धीरे धीरे मिटती जा रही थी और पानी का अचानक बैंगनी रंग का दिखाई देने लगा था, अब सफाई वाली औरत को भी यकीन हो चला था कि समंदर का पानी सचमुच काला होता है। आदमी ने कहा, चलो फलसफे बगाड़ने का काम राजा के दार्शनिक पर छोड़ दें, क्योंकि उसे इसी काम के पैसे मिलते हैं, और हम लोग चलकर खाना खाएं। लेकिन औरत नहीं मानी। पहले तुम नाव को अंदर से देख लो। तुमने सिर्फ इसे बाहर से ही देखा है। तुम्हें कैसी लगी यह भीतर से? पालों की सिलाई कई जगह से खुल चुकी है, उसकी मरम्मत करनी होगी। तुमने इसके पेंदे तक जाकर देखा, क्या वहां काफी पानी है?
हाँ थोड़ा सा है, लेकिन उतना पानी तो नाव के लिए अच्छा होता है। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? बस ऐसे ही। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे तुमने गोदी के प्रमुख से कहा कि तुम समंदर में नाव चलाना सीख जाओगे। उन्हें पूरी नाव का मुआयना करने में 15 मिनट से भी कम लगे। यह बहुत सुंदर है, आदमी ने कहा। लेकिन यह बहुत सुंदर है, आदमी ने कहा, लेकिन नाविक न मिले तो मुझे राजा के पास जाकर कहना पड़ेगा कि मुझे अब नाव नहीं चाहिए। कमाल है, तुम तो पहली बाधा पर ही हार मान बैठे। पहली बाधा तो तब आई थी जब मुझे 3 दिन तक राजा के आने का इंतजार करना पड़ा था। तब मैंने हार कहाँ मानी थी। अगर नाविक हमारे साथ आने के लिए राजी न हुए तो हमें अकेले ही काम चलाना होगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, 2 लोग अकेले इतने बड़े जहाज को कैसे संभाल लेंगे? मुझे तो सारा समय डेक का नियंत्रण करते रहना होगा, और मैं कैसे समझाऊं? यह सरासर पागलपन होगा। चलो बाद में देखेंगे, अभी तो चलकर खाना खाएं। वे ऊपर डेक पर गए, जहां आदमी अब भी औरत के पागलपन पर अपना विरोध जताता रहा। वहां सफाई वाली औरत ने आदमी द्वारा लाए गए खाने का सामान खोला। डबल रोटी, बकरी के दूध का पनीर, जैतून और शराब की एक बोतल। चांद समंदर से एक हाथ ऊपर निकल आया था और मस्तूल से बनती परछाइयां उनके कदमों पर आ गिरी थी। हमारा जहाज बहुत सुंदर है, औरत ने कहा, और फिर अपने आप को सुधारा, मेरा मतलब है तुम्हारा जहाज। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत वक्त तक मेरा रहेगा। तुम चाहे यात्रा पर निकलो या न निकलो, है तो यह तुम्हारा ही, आखिर राजा ने इसे तुम्हें दिया है। हाँ, मगर मैंने अनजाने द्वीप की खोज पर जाने के लिए इसे मांगा था। लेकिन वे सारी चीजें एक पल से दूसरे पल तक थोड़े ही थोड़े ही हो जाती हैं। इनमें वक्त लगता है, और मेरे दादा तो नाविक न होते हुए भी कहा करते थे कि समंदर में निकलने वालों को पहले जमीन पर रहकर तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन नाविकों के बगैर हम यात्रा पर नहीं निकल सकते। यह मैं सुन चुकी हूं, और इस तरह की यात्रा के लिए हमें जहाज पर 1001 चीजें जमा करनी होंगी, जिसमें पता नहीं कितना वक्त लग जाए, और हमें सही मौसम और ज्वार का भी नहीं अंदाजा है। और हमें सही मौसम और ज्वार का ही नहीं, बल्कि लोगों के बंदरगाह तक जाकर हमें यात्रा के शुभकामनाएं देने का भी इंतजार करना पड़ेगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बिल्कुल नहीं। जिस आदमी की वजह से मैंने निर्णयों के दरवाजे से निकलकर महल छोड़ा, उसका मैं मजाक कैसे बना सकती हूँ? मुझे माफ कर दो, और मैंने भी तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, मुझे उस दरवाजे से वापस नहीं जाना। चांदनी सफाई करने वाली उस औरत के चेहरे पर सीधी गिर रही थी। सुंदर, बेहद सुंदर, आदमी ने सोचा। लेकिन इस बार वह जहाज के बारे में नहीं सोच रहा था। औरत ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसने उन 3 दिनों के दौरान ही सब कुछ जान समझ लिया था। जब बार बार वह दरवाजे की दरार से झांक कर देखती थी कि वो आदमी अभी भी वहीं है या चला गया है। रोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा, न ही पनीर का एक भी दाना या शराब की एक भी बूंद। जैतूनों की गुठलियां उन्होंने पानी में फेंक दी, और अब जहाज का डेक फिर से उतना ही साफ था जितना उस औरत ने रगड़ पहुंचकर उसे बनाया था। एक स्टीमर ने अपना घुर्राट भरा भोंपू बजाया तो औरत ने कहा, हम जाते समय इतना शोर नहीं करेंगे। हालांकि वे अब भी बंदरगाह पर ही थे, फिर भी गुजरते स्टीमर से उठती लहरों के थपेड़े उनके जहाज को छूते रहे। लेकिन हम शायद इससे भी ज़्यादा डालेंगे, आदमियों ने कहा, और वे दोनों हंस दिए, फिर अचानक खामोश हो गए। लेकिन दूसरे ने उत्तर दिया कि मुझे तो अभी नींद महसूस नहीं हो रही, नीचे बिस्तर है। औरत ने कहा। हाँ, उस आदमी ने कहा, और वे दोनों उठ खड़े हुए। ठीक है, तो फिर सुबह मिलेंगे। मैं इधर दाहिनी तरफ जा रही हूँ, और मैं बाईं तरफ, आदमी ने उत्तर दिया। ओह, मैं तो भूल ही गई। वह औरत मुड़ी और उसने अपने एप्रन की जेब में से 2 मोमबत्तियां निकाल ली। ये मुझे सफाई करते हुए मिली थी, लेकिन मेरे पास माचिस नहीं है।
मेरे पास है, आदमी ने कहा। औरत ने दोनों हाथों में से एक मोमबत्ती पकड़ी तो आदमी ने माचिस जलाई और फिर अपने हथेलियों के जरिए लो को हवा से बचाते हुए उसने सावधानी से दोनों बत्तियां जला ली, जिससे औरत का चेहरा जगमगा उठा। उस आदमी ने फिर सोचा, वह कितनी सुंदर है। लेकिन औरत सोच रही थी कि आदमी के दिमाग में सिर्फ अनजाने द्वीप ही बसा हुआ है। एक मोमबत्ती उसे थमाते हुए उसने कहा, अच्छी नींद ले लो, हम कल मिलेंगे। आदमी भी यही बात कुछ अलग शब्दों में कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में सिर्फ निकला मीठे सपने देखना, स्वीट ड्रीम्स। कुछ देर बाद जब वह लौटा तो उसे लगा कि वह उस औरत को ढूंढ रहा है और वे उस बड़े जहाज पर कहीं खो गए हैं। उसने औरत के लिए मधुर सपनों की भी कामना की थी, लेकिन उसे खुद सारी रात सपने आते रहे। सपनों में उसने देखा कि उसका जहाज समुद्र के बीचों बीच लहरों से जूझ रहा है और उसके तीनों पाल हवा से फूले हुए हैं। वह स्वयं जहाज का पहिया घुमा रहा था। नाविक छां में बैठे सुस्ता रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि जिन नाविकों ने अनजाने द्वीप की यात्रा पर चलने से इनकार कर दिया था, वे ही अब उसकी नाव पर क्या कर रहे थे। शायद उन्हें अपने बर्ताव पर अफसोस हुआ होगा। उसे बहुत सारे जानवर भी डेक पर घूमते दिखाई दिए, बत्तखें, खरगोश, मुर्गियां और भेड़ बकरियां। उसे याद नहीं कि वह कब उन्हें वहां लाया था, लेकिन फिर भी उनका वहां होना स्वाभाविक ही लगा, क्योंकि अनजाने द्वीप के रेगिस्तान होने की स्थिति में ये मवेशी काम आते। नीचे तहखाने की गहराई में उसे घोड़ों के हिनहिनाने, बैलों के रंभाने और गधों के रेंगने के स्वर सुनाई दिए। वे सब यहाँ कैसे आए? इस छोटे से पालदार जहाज पर इनके लिए जगह कैसे बनी? उसने आश्चर्य महसूस किया। तभी हवा पलटी और उसने देखा कि लहराते मस्तूल के पीछे औरतों का एक गिरोह है, जो बिना गिने भी संख्या में नाविकों से कम नहीं लग रहा था। वे सब औरताना कामों में व्यस्त थी और जाहिर है कि यह सपना ही था, क्योंकि असली जिंदगी में कोई इस तरह यात्रा नहीं करता। पहिए के पीछे खड़ा वह आदमी सफाई पोंछे वाली उस औरत को ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। शायद वह डेक की धुलाई के बाद थकान से चूर होकर वह दाहिने वाले हिस्से में आराम कर रही है, उसने सोचा। लेकिन उसे पता था कि ऐसा नहीं है, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। तख्ते पर से होती हुई वह जमीन पर कूद गई थी। अलविदा अलविदा, वह चिल्लाई थी। तुम्हारी आंखें चूंकि अनजाने द्वीप के सिवाय और कुछ नहीं देखती, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि आदमी की आंखें जब हर जगह औरत को ढूंढ रही थी। आदमी की आंखें अब हर जगह औरत को ढूंढ रही थी। उसी वक्त आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। जहाज के दोनों ओर मिट्टी से भरे बोरों में से अनगिनत पौधे फूट निकले। वे बोरे अनजाने द्वीप पर मिट्टी न मिलने के डर से वहां नहीं रखे गए थे, बल्कि उनका मकसद वक्त की बचत करना था। जब वे वहां पहुंचेंगे तो उन्हें फलों के पौधों को बस यहां से वहां स्थानांतरित कर देना होगा। इन छोटे खेतों में पकती गेहूं की बालियों को बाहर रोपना भर होगा और यहाँ पहले से खिली कलियों को बाहर फूलों की क्यारियों में सजा देना होगा। पहिए के पीछे खड़े कुछ आदमी ने उन सुस्ता रहे नाविकों से पूछा कि क्या उन्हें कोई उजाड़ अनबसा द्वीप दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी द्वीप दिखाई नहीं देता, लेकिन वे जमीन का पहला टुकड़ा दिखाई देते ही जहाज से उतर जाएंगे, बशर्ते वहां रुकने लायक एक बंदरगाह, नशा करने के लिए एक शराब खाना और मौज मस्ती के लिए एक बिस्तर हो, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोगों के बीच यह सब नहीं हो सकता। तो फिर उस अनजाने द्वीप का क्या होगा? पहिए के पीछे से उस आदमी ने पूछा। अनजाना द्वीप सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक फितूर है, और राजा के भूगोल शास्त्री भी सारे नक्शों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पिछले कई वर्षों से कहीं किसी अनजाने द्वीप का अस्तित्व नहीं है। तुम शहर में रहने की जगह मेरी यात्रा खराब करने मेरे साथ क्यों आए? यात्रा का फायदा उठाना चाहते थे। यदि ऐसा है
तब तुम लोग नाविक नाविक नहीं हो? नहीं, हम भी नाविक नहीं थे, लेकिन मैं इस जहाज को अकेला चला पाऊंगा? यह तुम्हें राजा से जहाज मांगने से पहले सोचना चाहिए था। यह समुद्र तुम्हारे जहाज चलाना थोड़े ही सिखा सकता है। यह समुद्र तुम्हें जहाज चलाना थोड़ी ही सिखा सकता है। तभी उस जहाज के पहिए के पीछे खड़े आदमी को दूर कहीं जमीन दिखाई दी, तो उसने अपनी मरीचिका या किसी दूसरी ही दुनिया का भ्रम होने का बहाना कर उसे नज़रअंदाज कर आगे निकल आने की कोशिश की। लेकिन उन लोगों ने, जो नाविक नहीं थे, विरोध किया और जिद पर अड़ गए कि उन्हें वहीं उतरना है। यह द्वीप नक्शे पर मौजूद है। वे चिल्लाए, और अगर तुम हमें वहीं ले गए तो हम वहीं तुम्हें जान से मार डालेंगे। यह द्वीप नक्शे पर मौजूद है, और अगर तुम हमें उसी जगह पर ले गए तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। और तब वह जहाज खुद ब खुद उस जमीन की ओर मुड़ गया और बंदरगाह में प्रवेश कर गोदी के किनारे आ गया। तुम सब जा सकते हो, पहिए के पीछे खड़े उस आदमी ने कहा। तो वे सब एक के बाद एक, पहले औरतें फिर आदमी, जहाज के नीचे उतर आए। लेकिन वे अकेले नहीं आए। अपने साथ वे बत्तखें, खरगोशें और मुर्गियां ही नहीं, बल्कि बैल, घोड़े और गधे भी ले आए। यही नहीं, समुद्री अबाबिलें भी अपने बच्चों को चोंचों में दबाकर वहां से उड़ गई। ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन एक न एक दिन तो यह होना ही था। पहिए के पीछे खड़ा आदमी चुपचाप उन सबको जाते देखता रहा, लेकिन उसने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। कम से कम उन पेड़ों, गेहूं की बालियों, फूलों और मस्तूलों पर चढ़ी लताओं को उसके लिए पीछे छोड़ गए थे। जहाज को छोड़ते लोगों की भगदड़ में बहुत से बोरे फट गए थे, और मिट्टी सारे डेक पर किसी जूते हुए ताज़ा बोए गए खेत की शक्ल में फैल गई थी। अब थोड़ी सी बरसात होने पर वहाँ एक अच्छी खासी फसल उग सकती थी। अनजाने द्वीप की यात्रा की शुरुआत से ही किसी ने पहिए के पीछे खड़े उस आदमी को भोजन करते नहीं देखा था। शायद इसलिए कि वह सिर्फ सपने देख रहा था, और अपने इन सपनों में अगर वह रोटी के टुकड़े या सेब की कल्पना करता तो वह भी एक विशुद्ध आविष्कार से अधिक कुछ नहीं होता। उन पेड़ों की जड़ें अब जहाज के ढांचे के भीतर बैठने लगी थी, और वह समय दूर नहीं था जब मस्तूलों और पालों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हवा को सिर्फ इन पेड़ों की डालियों को हिलाना होता और वह जहाज अपनी मंजिल की ओर चल निकलता। अब वह लहरों को ऊपर से तैरता थिरकता एक जंगल था, जिस पर पता नहीं कैसे चिड़ियां चहचहाने लगी थी। अब वह जहाज लहरों के ऊपर तैरता थिरकता सा एक जंगल था, जिस पर पता नहीं कैसे चिड़ियां चहचहाने लगी थी। शायद वे उन पेड़ों के भीतर कहीं छिपी हुई थी, और खेतों में फसल के कटने की आहट पाकर उन्होंने बाहर आने का फैसला कर लिया था। तब उस आदमी ने जहाज के पहिए पर ताला लगा लिया, और हंसिया हाथ में लेकर वह खेत में उतर गया। और जब कुछ बालियों को काट चुका तो उसने पाया कि एक छाया उसके पीछे आ खड़ी हुई है। अब उसकी नींद खुली तो उसकी बाहें सफाई वाली औरत की बाहों के गिर्द थी, और उस वक्त औरत की बाहों ने उसे घेर रखा था। उनके जिस्म और उनके बिस्तर एक दूसरे में इस तरह गुंथ गए थे कि पता लगा पाना मुश्किल था कि कौन सा दाहिने हाथ वाला हिस्सा है और कौन सा बाएं हाथ वाला। फिर जैसे ही सूर्योदय हुआ, आदमी और औरत अब तक अनाम उस जहाज के अगले हिस्से के दोनों तरफ सफ़ेद अक्षरों में उसका नाम लिखने में व्यस्त हो गए, और दोपहर ढलने से पहले ज्वार की तेजी के साथ अनजाना द्वीप आखिरकार अपनी समय की खोज में समंदर की ओर निकल पड़ा। थैंक यू सो मच।